वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। और आज हम आपके सामने दिखाई दे ही रहा है। आज हम स्टूडेंट्स अपना हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और देन उसके बाद उनके सॉल्यूशंस करने की कोशिश करेंगे और उनको समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है आपकी वीडियो। इस वीडियो में ये आपको दिखाई दे ही रहा है कि सीबीएसई क्लास 7th के लिए हम हॉलीडेज होमवर्क की वीडियो पब्लिश करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उनके मतलब समझेंगे, उनके मीनिंग क्या कहते हैं, एंड देन उसके बाद उनके सॉल्यूशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए, ये आपके सामने हॉलीडे होमवर्क है और ये सब हमारा हॉलीडे होमवर्क किसके का है? समर वैकेशन का, यानी कि जो हमारी गर्मियों की जो छुट्टी पड़ेंगी इसमें ये हॉलीडे होमवर्क किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पे ज़रा नज़र मार लेते हैं एंड देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो आइए ज़रा क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट? शो विद द हेल्प ऑफ एक डायग्राम। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन ज़रा इसको एडिट कर लेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स नहीं है, इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। तो इस क्वेश्चन में सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे, ये गलत टाइप हो गया है। तो उसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करेंगे और उसका डायग्राम भी शो करेंगे कि हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर लाइफ। जल यानी कि पानी, जो कि हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना पानी के हमारी दुनिया कैसी होगी। तो इस स्टूडेंट्स, आपको इस लाइन का मतलब समझ के आपको राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की, जल की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या नेसेसिटी है, आपको इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है, राइट द कैपिटल्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि हमारे आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके हमें कैपिटल्स लिखनी है, यानी कि राजधानियाँ लिखनी है, और साथ में उनकी करेंसीज लिखनी है, यानी कि वहाँ पे कौन सी करेंसी यूज़ में आती है, उसकी मुद्रा क्या है। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन रुपीस चलती है, गांधी जी बने हुए रहते हैं उस पर। तो ऐसे ही हमारे पड़ोसी देशों में कौन कौन सी करेंसी चलती, कौन कौन से रुपए पैसे चलते हैं, आइए उनको ज़रा हम जानेंगे। और ये आपको सॉल्यूशन दे ही रखा है। तो ये कुछ स्टेट्स की कैपिटल आपको लिखनी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड लास्ट में छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स देखना है, ड्रॉ अ चार्ट ऑन द स्फीयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से स्फीयर्स हैं। हमने पढ़े थे एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, वो सारे आपको बनाने हैं एक चार्ट की मदद से, या आपको वेन डायग्राम जैसे मैंने बनवाया था वैसे बनाना है, जैसा आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है, फिल ऑल द स्टेट्स इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप परचेज करना पड़ेगा दुकान से, इंडिया का। जैसे ही आपके लॉकडाउन हट जाए, परचेज करके इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, या फिर जिन बच्चों के पास है तो वो घर से भी कर सकते हैं। तो इस पॉलिटिकल मैप में, यानी कि ऐसा मैप जिसमें स्टेट्स बनी रहती हैं, पॉलिटिकल मैप हमने समझा था बाउंड्रीज़ वाला मैप, जिसमें क्या बनी रहेंगी, स्टेट्स बनी रहेंगी। उसमें आपको फिल करनी है कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है। तो वो सारी 28 स्टेट्स आपको फिल करनी है मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ द ऑल प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर टाइम पीरियड, यानी कि हमारे देश में, यानी कि फ्रीडम हमारा 15 अगस्त 1957 को हुआ था हमारा देश आज़ाद। तो उसके बाद जो भी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके आपको लिस्ट बनानी है, नेम्स लिखने हैं, और साथ में उनका टाइम पीरियड लिखना है कि वो
कब से लेकर कब तक वो रहे थे। अब जैसे आपको पता है सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, सेकंड ये गुलजारी लाल नंदा बने थे कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में लाल बहादुर शास्त्री आ गए थे। तो वो सारे आपको लिस्ट बनानी है और वो टाइम लिखना है कौन से कहाँ से लेकर कहाँ तक वो किस ईयर से किस ईयर तक वो रहे, उन्होंने काम किया। ये सारे आपको सॉल्यूशंस में अवेलेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ ऑन इंडियन मॉन्यूमेंट। आपको एक पैराग्राफ लिखना है इंडियन मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट मतलब मैंने बताया था स्मारक, यानी कि जो भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन द सेंस ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, गोल गुम्बज हो गया, रेड फोर्ट हो गया, किसी के भी बारे में कोई भी एक मॉन्यूमेंट पे आपको पैराग्राफ लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन हमसे कहता है एक्सप्लेन द टर्म सोशल इक्वालिटी। इक्वालिटी का आप चैप्टर पढ़ ही चुके हैं, तो आपको सोशल इक्वालिटी को उसको एक्सप्लेन करना है बराबर। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आइए सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन हमें पता था, इसमें देखो करेक्ट होके आ गया, वहाँ पर वो मिस्टेक हो गई थी, गलत लग गया था, यहाँ पर करेक्ट होकर आ गया। तो हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है, और वो डायग्राम से आपको बना के दिखाना है। स्टूडेंट्स ये वाला डायग्राम आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल वही डायग्राम है, सेम टू सेम। तो इसको हम समझते हैं। हमने समझा था स्टूडेंट्स तीन तरह का हमारा तीन कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में, होता हमारा दो तरह का है, बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट। बट यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात की जा रही है, इसको गौर से पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जो खुद प्रकृति ने क्रिएट किया, जो खुद भगवान ने क्रिएट किया है, जो खुद हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये एनवायरनमेंट आइए ज़रा जानते हैं। इस एनवायरनमेंट हम क्या किस किस की बात करेंगे। ये एनवायरनमेंट जो कहने जा रहा है वो ये है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने जो पढ़े थे इसमें क्या क्या आता है, नेचर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। लैंड यानी कि ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, एक ऐसे लैंड फॉर्मेशंस हमारे लिथोस्फीयर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है एयर, एयर यानी कि हमारे मिक्सचर ऑफ गैसेस या एटमॉस्फेयर जिससे बना हुआ रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर, वाटर यानी कि पूरा हाइड्रोस्फीयर वाला एरिया, डोमेन ऑफ वाटर, यानी कि जिन जिन फॉर्म्स में हमारा वाटर पाया जाता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। और लास्ट में लिविंग थिंग्स में हमारा बायोस्फीयर आ जाएगा, क्योंकि बायोस्फीयर में हमारी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। इसको ज़रा धीरे धीरे समझ लेते हैं। लैंड में हमने समझा था स्टूडेंट्स लिथोस्फीयर, लैंड का जो एनवायरनमेंट जो कहलाता है, यानी कि उसके आसपास का सराउंडिंग, उसके आसपास का, मैंने बताया था एनवायरनमेंट एनवायरन वर्ड से मिलकर बना है, फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी कि पड़ोसी। और पड़ोसी से याद आया उसके आसपास के सराउंडिंग वाला एरिया। तो लैंड का सराउंडिंग एरिया जो भी बोला जाता है, यानी कि लैंड फॉर्मेशंस जहाँ पे हमारी पाई जाती हैं तरह तरह की, उस वाले एरिया को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और हमारे लिथोस्फीयर में लैंड में कुछ भी आ सकता है, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, ठीक, तो ये सारी आ जाती है हमारी, डेजर्ट वगैरह। अब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एयर, यानी कि ऐसा एरिया, ऐसा घेरा। अब सपोज करो ये हमारी अर्थ है, इसके आसपास जो हमारा घेरा है, ये जो हमारा गैसेस का जो एनवलप है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसी घेरे को ही हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, एटमॉस्फेयर नाम दिया है। और एटमॉस्फेयर जो है ये एयर से ही मिलकर बना है, कि एयर का एनवायरनमेंट, जहाँ पर ऐसी सराउंडिंग्स, ऐसी जगह जहाँ पर एयर एग्जिस्ट करती है, एयर पाई जाती है, और सबको पता है कि हमारे अर्थ पे तो एयर पाई जाती है, तो बस वो एयर वाले ही एरिया को हमने, एयर वाले ही एनवायरनमेंट को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, एटमॉस्फेयर। और एयर की अगर हम बात करें तो एयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ये बहुत सारी गैसेस से मिलकर हमारी एयर बनी हुई है। और हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में
कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, याद रहे। फिर उसके बाद हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है 21% या फिर 20.9%, राउंड ऑफ किया तो 21%। और लास्ट में हमारी अदर गैसेस में आ जाते हैं, जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन पाई जाती है, ऐसे अदर गैसेस में आ जाती हैं। तो ये पूरा एनवायरनमेंट क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारा बोला गया है स्टूडेंट्स वाटर। वाटर वाला जो एरिया है यानी कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट, वाटर किस किस फॉर्म में पाया जाता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। आपको ये फोटो में दिखाई दे रहा है, ये वाटर आपको आइलैंड नज़र आ रहा है, यानी कि छोटा सा हम कह सकते हैं कि द्वीप नज़र आ रहा है, इसके आसपास ये ओशन है। तो वाटर किस फॉर्म में पाया गया है? ओशन की फॉर्म में पाया जाता है वाटर। और कौन कौन सी फॉर्म में? ये तो सागर था, अब और कौन कौन सी फॉर्म पाया जाता है? घर के आसपास आपके तालाब होंगे, है ना, तालाब को हम पॉन्ड्स कहते हैं। झील होंगे, झील को हम लेक्स कहते हैं। आसपास तुमने देखा होगा कैनाल्स होंगी, नहर कहते हैं उसको। और आसपास तुमने और देखा रिवर्स होंगी। हमारे यहाँ से कौन सी रिवर जाती है? यमुना। और जो और लोग रह रहे होंगे वहाँ पे गंगा जाती होगी, है ना। उत्तर प्रदेश से 2 ही रिवर होकर जाती हैं, और भी बहुत सारे रिवर्स जाती है, बट मेजर रिवर्स यही हैं। तो जिस जिस फॉर्म में हमारा वाटर पाया जाता है अलग अलग प्लेसेस पर, उस तरह के एनवायरनमेंट को यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर नाम दिया गया है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट को हम हाइड्रोस्फीयर नाम देंगे। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे लैंड, एयर और वाटर मिलते हैं और वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं कि वहाँ पे लिविंग थिंग्स रह सकें। उसी एनवायरनमेंट को यहाँ पे क्या नाम दिया है? बायोस्फीयर। स्टूडेंट्स ये आपको मैं समझा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी हम लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर को बता करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, ये तो नेचुरल एनवायरनमेंट की हमने बात करी थी। अब आ जाता है एनवायरनमेंट ह्यूमन का, यानी कि एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें इंसान, जिसमें ह्यूमन बींग खुद उस एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है, अहम रोल प्ले करता है। तो बस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस एनवायरनमेंट का मेन पार्ट होता है। उस तरह के एनवायरनमेंट को हम ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलेंगे। उसमें कौन आ जाता है? सबसे पहले एक इंसान आएगा, तो उस इंसान को हमने इंडिविजुअल नाम दे दिया, आपको ये दिखाई दे ही रहा है। नेक्स्ट एक इंसान, एक पर्सन को हम इंडिविजुअल बोलते हैं। और जब बहुत सारे इंडिविजुअल यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलते हैं तो उसको हम फैमिली बोलते हैं, उससे हमारा परिवार बनता है। देखो इसमें ये पर्सन भी इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, ये बच्चा भी इंडिविजुअल है, ये लड़की भी इंडिविजुअल है। तो ये सभी लोग आपस में मिल गए, जुड़ गए, तो इन्होंने क्या बनाई? फैमिली बनवाई, यानी कि इन्होंने फैमिली बनाई, परिवार बनाया। इसमें खुद अहम हिस्सा होता है, आप सब जानते होंगे, मम्मी पापा सबका अहम रोल होता है, अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, है ना, मम्मी पापा घर संभालते हैं, दादा दादी भी देखते हैं घर को। तो वो क्या, फैमिली क्रिएट हो गई हमारी उससे। थर्ड तरह के ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें, कम्युनिटी दिया हुआ है इसमें। कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी, सोसाइटी आ जाएगी। कम्युनिटी का दूसरा नाम होता है सोसाइटी, यानी कि जहाँ पर सभी कास्ट के लोग, पीपल एग्जिस्ट करते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में लोग आते हैं, यानी कि हमारे घर से बाहर निकल के, परिवार से बाहर निकल कर, परिवार के अलावा जो भी हमें लोग मिलते हैं वो सारे हमारे कम्युनिटी, सोसाइटी में आते हैं। उन सारे लोगों से मिलकर हमारी सोसाइटी बनी हुई है, और उसमें हमारे हमारे कह सकते हैं कि हमारे ऊंचे हम अपर कास्ट के लोग भी आ सकते हैं, लोअर कास्ट के भी लोग आ सकते हैं उसमें, है ना, मिडिल क्लास के भी आ सकते हैं। तो ये सब कम्युनिटी बनाती है। नेक्स्ट है हमारा रिलीजन। रिलीजन यानी कि धर्म। अब भगवान ने इंसान को तो ला दिया अर्थ पर, उसको पैदा कर दिया, अब उसको धर्म को फॉलो करने के लिए भी तो इंसान चाहिए। हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो बस ये रिलीजन को फॉलो करने वाले भी तो इंसान होते हैं, और वो इंसान भी तो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि हम ह्यूमन का ही पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो रिलीजन आप समझ सकते कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से हमारे रिलीजन पाए जाते हैं। हिंदू हो गया, ये हमारा मुस्लिम का हो गया, है ना, मस्जिद जो बना हुआ है, ये हमारा सिख हो गया, गोल्डन टेम्पल या फिर गुरुद्वारा बना हुआ है हमारा, और ये ईसाई यानी कि चर्च हमारा बना हुआ है, क्रिश्चियन हो गए।
तो ये लोग भी तो रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनका एनवायरनमेंट क्या बोला जाएगा? रिलीजन बोला जाएगा। और किसका पार्ट है वो? ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें दिया हुआ एजुकेशन। एजुकेशन में आप जान सकते हैं कि हम जैसे भी स्कूल जाते तो वहाँ पर हमारे 2-3 तरह के पर्सन्स मिलते हैं। एक हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चे, जो कि स्कूल पढ़ने के लिए विद्यार्थी स्कूल आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और उनको जो पढ़ा रहा होता है, उनको जो टीच कर रहा होता है, उनको जो ज्ञान दे रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं, जो क्लास में पढ़ाता है। और एक हमारा प्रिंसिपल होते हैं। तो ये बच्चे और टीचर भी तो स्कूल का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी तो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। अब सपोज़ करो स्कूल में बच्चे आ गए, टीचर नहीं है, तो क्या फ़ायदा स्कूल चलाने का, है ना? क्योंकि इन बच्चों को नॉलेज देने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए कौन होगा? टीचर होगा। तो एजुकेशन में हमारा यहाँ पे जो एनवायरनमेंट जो कहलाया जा रहा है, जिसमें बच्चे और टीचर खुद स्कूल का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, अहम हिस्सा होते हैं, उसको हम एजुकेशन में कह सकते हैं। स्कूल का एनवायरनमेंट आ गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कह सकते हैं कि हमारे ऐसे लोगों से इकोनॉमी बनी हुई है जहाँ पे हमारा मनी सर्कुलेट करता है, पैसा। अब सबसे वो जगह बताएं जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा पैसा एक्सचेंज होता है, मनी एक्सचेंज होता है। और मनी सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कहाँ होता है? मार्केट में होता है। तो मार्केट हमारी इकोनॉमिक आ गई, हमारी एनवायरनमेंट। हमारे मार्केट में तरह तरह के लोग मिल जाते हैं देखने को, है ना? कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ड्रेस, कोई कपड़े की दुकान है, कोई बेच रहा है ना? तो वहाँ पे भी तो क्या है? और कोई हलवाई अपना स्वीट्स बेच रहा है, कोई साइबर कैफ़े है। तो तरह तरह की जो शॉप्स लगा कर बैठे हुए हैं। इकोनॉमी, क्योंकि वहाँ पे पैसा जल्दी जल्दी एक्सचेंज होता है। किसी चीज़ ने पर्सन खरीदी, वो आ गया, फिर दूसरा करने लग गया, वो पैसे किसी को और ट्रांसफ़र कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। तो ऐसा जगह जहाँ पे पैसा एक्सचेंज होता है, सर्कुलेट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में, तो वो इकोनॉमी हमारी कहलाई जाती है, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहलाया जाएगा। और उसमें कौन काम कर रहा है? ह्यूमन, क्योंकि इंसान के बिना तो इकोनॉमी काम ही नहीं कर सकती। भाई मार्केट को चलाने के लिए इंसान होना चाहिए। मार्केट में माना कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज मेन पार्ट होते हैं, बट उनको संभालेगा कौन? कंट्रोल कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग ही काम करेगा। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट बोला जाएगा उसको भी, वो भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल सिचुएशन में हमने समझा था कि हमारे देश को लीडर्स चलाते हैं, और लीडर्स खुद रिप्रेजेंटेटिव होते हैं देश को चलाने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए। और उनको चुनता कौन है? हम जैसी पब्लिक चुनती है, इलेक्शन करके, वोट देकर। और ये सारे देश को चलाने के लिए पॉलिटिकल सिचुएशंस जो होती हैं हमारी, आज प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर आज हम चीफ मिनिस्टर बन गए, तो ये उसमें कौन काम कर रहा है? इंसान ही काम कर रहा है। तो इंसान का हमारा कौन सा एनवायरनमेंट का पार्ट होगा? ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो ये हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट में समझा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा ह्यूमन मेड, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जो इंसान खुद क्रिएट करता है, जो खुद बनाता है। ऐसी थिंग्स जो एनवायरनमेंट में इंसान खुद बनाता है, उनको लाता है डिस्कवरी करके, इन्वेंशन करके, कंस्ट्रक्शन करके, तो वो सारी चीज़ें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आती हैं। अब जैसे बिल्डिंग्स, हमारी तरह तरह की बिल्डिंग, छोटी बड़ी बिल्डिंग जो हैं, वो सब इंसान ही बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाता है। ठीक, पार्क हमारे इंसान बनाएगा, है ना? झूले लगाएगा, है ना? गार्डन होगा, उसमें घास होगी, तरह तरह के पौधे होंगे, उसमें बच्चे भी होंगे। तो ये सारा पार्क जो कौन बना रहा है? ह्यूमन बनाएगा। तो ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है ये एनवायरनमेंट, तो हमारा पार्क आ गया। ब्रिजेस, नदी के बीच में अगर हमें नदी को क्रॉस करना है, एक जगह से दूसरी जगह जानी है ना, रिवर को क्रॉस करके, तो इंसान ब्रिज बनाएगा, है ना? तो ये भी इंसान खुद बनाता है। डैम्स बनाता है, पानी रोक के इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। बांध जो इसमें नहीं है, वो भी बनाने का काम कौन करता है? ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है। और रोड्स भी खुद इंसान बनाता है, यानी कि जहाँ पर हम चलते हैं, भाई गाड़ी ट्रैवल करते हैं, व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं, रोड बनाते हैं। इंडस्ट्रीज़ यानी कि फैक्ट्रीज़, जहाँ पर हमारा इंसान खुद बनाता है,
तो फैक्ट्रीज भी हमारा इंसान बनाते हैं, यहाँ पे चीज़ें बनती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं वहाँ पर। मॉन्यूमेंट्स भी इंसान ही बनाता है। ताजमहल भी तो किसी ने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था, उसने बहुत सारे लेबर लगाई थी, बहुत सारे मजदूर लगाए थे, है ना। कुतुब मीनार जो कि हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, बट इल्तुतमिश ने उसको ख़त्म कराया था, उसका काम बंद कराया था, कंप्लीट कर दिया था कुतुब मीनार। तो ये मोनूमेंट्स कौन बनवाता है? ये भी इंसान बनवाएगा। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो खुद ह्यूमन मेड है, जिसमें इंसान खुद चीज़ों को बनाता है, उस तरह के एनवायरनमेंट को हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, आइए ज़रा ध्यान देते हैं। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर लाइफ। पानी जो है, जल जो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और उसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो आपको पानी की इम्पोर्टेंस लिखनी है। आइए ज़रा जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसका मीनिंग हम समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ लाइन्स दे रखे हैं, आइए ज़रा इसको समझ लेते हैं। जैसे एक पैराग्राफ देखते हैं। वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ एवरी लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। इंसान, जल जो है ये बहुत ही अहम ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कोई इंसान जी नहीं सकता। हर तरह का जो भी लिविंग बींग्स है, जो भी लिविंग थिंग्स हमारे अर्थ पर जी रहा है, सरवाइव कर रहा है, उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो और वो किसी ना किसी फॉर्म में आया जाता है। तो ये सबकी बेसिक नीड होती है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, सब में काम आता है, सबकी ज़रूरत होती है ये पानी, क्योंकि हर तरह के लिविंग तरह के इंसान को, हर तरह के लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है। आवर बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। हमें पता है हमारे इंसान, ह्यूमन बींग जो है, उसमें 70% पानी पाया जाता है। विच इज़ वाई वाटर इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फॉर अस। जिसकी वजह से पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, बहुत ही हम कह सकते हैं कि कंपाउंड है हमारा, एलिमेंट है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बोल रखा है, वी यूज़ वाटर फॉर सो मैनी पर्पसेस। हम पानी वाटर को जो है अलग अलग तरह के पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब किसके लिए यूज़ हो सकता है हमारा वाटर? जैसे ड्रिंकिंग, यानी कि पानी पीने के लिए। कुकिंग, खाना बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। बाथिंग, नहाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लीनिंग, साफ़ सफाई करने के लिए पानी इस्तेमाल होता है ना। तो इस तरह से हम पानी को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट वाटर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द प्लैनेट। पानी के बिना तो हमारे अर्थ प्लैनेट पर जिंदगी है ही नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं होगी, लाइफ नहीं होगी, कोई भी लिविंग थिंग्स रह नहीं सकती हमारे प्लैनेट पे। और वाटर जो है वो अलग अलग फॉर्म में अर्थ पर पाया जाता है। कौन कौन सी फॉर्म पाया जाता है? रिवर्स यानी कि नदी की फॉर्म में पाया जाता है। ओशंस यानी कि सागर, समुद्र की फॉर्म में पाया जाता है। हमारे ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, हमारे इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन हमारा हो गया, है ना। तो ये सारे हो गए। साउथ अंटार्कटिका ओशन, तो ये सारा हो गया हमारा। सीज, पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, स्ट्रीम्स धारा की फॉर्म में, और ग्लेशियर्स बर्फ़ की फॉर्म में पाए जाएंगे। जरा अब हम वाटर पढ़ रहे हैं तो वाटर पे नज़र भी डाल लेते हैं, वाटर कैसा दिखता है भाई, जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स सभी को वाटर दिखाई दे रहा है, देखो एक एक ड्रॉप इम्पॉर्टेंट है पानी की, क्योंकि इसको हम जब तक बचाएंगे नहीं तो वो वेस्ट जाएगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ नहीं कर सकती। तो देखो ये पानी है, देखो ये आपको वाटर दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो कीड़ा जो है, बीटल जो है, ये बीटल, ये पानी पे डिपेंड है। तो देखो पानी की सर्च में जा रहा है। वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में है, ड्रॉप्स की फॉर्म में, छोटी छोटी बूंद की फॉर्म में, ये लीफ पर लगी हुई है, पत्ते पर, तो उस पर डिपेंड है ये पानी पे। लिविंग थिंग्स भी यूज़ करते हैं वाटर को। नेक्स्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ओशन हो गया, ये आपको समुद्र का पानी दिखाई दे रहा है। देखो ये सूरज निकल रहा है, महासागर है ये, है
है ना। ये ओशन का पानी है तो वाटर इस फॉर्म में पाया जाता है। और हमारी अर्थ पर आपको पता रहे कि हमारी अर्थ पर जो पानी जो पाया जाता है वो हमारा 71% पानी पाया जाता है, अप्रॉक्स 70% कह सकते हैं। 70% हमारी अर्थ पर पानी पाया जाता है। वाटर देखो, ये वाटर का एरिया है ना, ये लैंड का एरिया हो गया, इसमें भी वाटर का फॉर्म्स में, छोटे छोटे फॉर्म्स में पाया जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी वाटर ही है हमारा। ये अब किनारा आ गया हमारे समुद्र का, कोस्टल एरिया। जैसे मैंने बताया था, ग्लेशियर्स की फॉर्म में भी पाया जाता है, बर्फ़ की फॉर्म में पानी। अब देखो, ये आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है वाटर की, तो ये देखो, ये सन उसे क्या है, मेल्ट करने की कोशिश कर रहा है, पिघलाने की। और जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमारे एनवायरनमेंट में तो वो पिघलाता है बर्फ़ को। देखो, ये पिघल रही हैं यहाँ पर हमारी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बर्ड जो है, इसको ये भी पानी की तलाश करता है ना। ये भी पानी पे जीता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए पानी, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो ये जी नहीं पाएगा, है ना। ये भी बारिश का इंतज़ार करता है, कब बारिश हो, कब ये अच्छे से जी सके। सब वाटर पर डिपेंड होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे। नेक्स्ट हम अपने डिस्कशन पर मूव करते हैं, अपने आगे पैराग्राफ्स को भी रीड करेंगे स्टूडेंट्स। आइए ज़रा देख लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ की स्टूडेंट्स मूव करते हैं। वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड इन ऑल लिविंग फॉर्म्स, यानी कि किसी भी लिविंग फॉर्म्स, यानी कि कोई भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी रहते हैं, चाहे हमारे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों ना हो, बैक्टीरियाज, सभी को वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सभी के लिए वो इम्पोर्टेंट लिक्विड है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा वाटर की वजह से ही रहते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट लिक्विड हुआ वो। इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर आवर लाइफ प्रोसेसेस, ये ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए भी प्रोसेस ज़रूरत हो, बट इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर प्लानट, हमारे अर्थ पर काम करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर हम बात करें, आपने सुना होगा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या है, वाटर जो है इवेपोरेट होकर जाता है ना। देन फिर उसमें कंडेंसेशन होता है, फिर उसमें फिर वो बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में बरसता है, तो वहाँ पे भी पानी यूज़ हो रहा है ना। और हमारे प्लांट्स भी जब फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करते हैं, खाना बनाने का जब काम करते हैं, तो उसमें भी वाटर का यूज़ होता है। क्योंकि हमें पता है बेसिक नेसेसिटी कंडीशंस क्या होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, एयर, वाटर, सनलाइट, है ना। प्लांट जो है एयर, वाटर, सनलाइट से ही तो बनाता है अपना खाना खुद का। तो वो फूड जो अपना खुद का बनाता है तो उसमें भी वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसमें भी हमारा होता है। रेस्पिरेशन में भी वाटर की ज़रूरत होती है। अब ये कौन से रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, ये हमारे एक्वेटिक लाइफ के लिए बात कर रहा है। क्योंकि हमारे जो पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे मछली हो गई हमारी, फिशेस हो गए, और भी सारी तरह तरह की हमारी हो गई, ऑक्टोपस हो गई, है ना, नॉर्मल फिश हो गई, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, इलेक्ट्रो जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रिक फिश, तो ये सभी क्या है। और प्लांट्स जो रहते हैं, पानी में भी तो प्लांट्स होते हैं, तो वो सभी रेस्पिरेशंस में पानी का यूज़ करते हैं। ह्यूमन रिक्वायर वाटर फॉर मैनी लाइफ प्रोसेस। आप ज़रा ध्यान दें, पानी जो है इंसान को भी ज़रूरत पड़ती है वाटर की। कोई से भी प्रोसेस की हम बात करें, सर्कुलेशन की ही हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सर्कुलेशन हमारी बॉडी में, जब हम कहते हैं कि भाई खून ट्रांसफॉर्म होता है हमारा, चेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो सभी पार्ट्स तक जाता है हमारा। क्योंकि खून के ही थ्रू, हमारा ब्लड के थ्रू हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग ऑर्गन्स तक जाते हैं, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में जाते हैं, जिससे कि हमारे वो बॉडी बिल्ड करें, उनको न्यूट्रिशन दे सकें, एनर्जी दे सकें। तो वो सर्कुलेशन में हमारा पानी ज़रूरत होता है। कहते हैं कि पानी ज़्यादा पियोगे तो सर्कुलेशन अच्छा होगा, है ना।
ऑस्मो रेगुलेशन भी अच्छा होगा हमारा। डाइजेशन में भी पानी की ज़रूरत होती है। खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं पचाने के लिए, है ना, कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए जो भी हमने खाया है। रेस्पिरेशन में भी पानी पीते हैं। सांस इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस जो हमारे होते हैं सांस लेने के लिए, उसमें भी पानी पीते हैं। हम थक जाते हैं तो पानी पीते हैं, तो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस उस टाइम पर ज़्यादा हो जाता है। उसको स्टेबल करने के लिए, उसको ठहराने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन हम कह सकते हैं जब हमारा बॉडी वेस्ट निकालती है, जो भी हमने फूड की फॉर्म में खाया होता है, फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उसमें एक्सक्रीशन में भी पानी यूज़ होता है। क्योंकि पानी जब क्या है डाइजेस्ट तो कर देता है, फिर उसको एक्सक्रीट भी करेगा ह्यूमन एक्सक्रीटा की फॉर्म में, और या फिर टॉयलेट की फॉर्म में हम कह सकते हैं, तो ये भी यूरिन की फॉर्म में। तो ये हमारा जो है क्या है एक्सक्रीशन में भी पानी यूज़ होता है। विदाउट वाटर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। देखो वही दोबारा बात हो गई, पानी के बिना अर्थ पर हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सर्वाइवल नहीं है हमारी। अगर पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो कोई इंसान, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं सकता। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा। इट इज़ प्रेजेंट, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बोल रहा है ज़रा जान लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ इन सम फॉर्म। हमने देखा ये अर्थ के हमारे पृथ्वी पर अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जैसे हमने ऊपर बात करी है, रिवर, ओशंस, सी पॉन्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फाइंडिंग वाटर एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स इज़ द नेक्स्ट इम्पॉसिबल। अगर हम बात करें सबसे दूसरा काम जो हार्ड काम है हमारी पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पानी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। पानी मिलेगा ही नहीं। अर्थ ही हमारा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर पानी है, जहाँ पर वाटर है, और जहाँ पर वाटर है वहाँ पे लाइफ भी है। अब कह सकते हैं मार्स पे भी पानी पाया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि मून पे भी पानी पाया गया है, बट सबसे मेजर जो हमारा प्लैनेट है वो हमारा अर्थ ही है जहाँ पर वाटर पाया जाता है। बाकी प्लैनेट्स पर किसी पे भी वाटर नहीं पाया गया अभी तक। सो वी मस्ट टेक श्योर दैट वी कंजर्व वाटर दिस लिक्विड। हमें क्या, हमें सभी को अटेंशन लेनी चाहिए इस चीज़ की, हमें सभी को गौर करना चाहिए कि आज, अगर आज की जनरेशन पानी को वेस्ट करेगी तो फ्यूचर वाली जनरेशन कैसे बचा पाए, वो यूज़ कर पाएगी उसको। तो जब आज की जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन उसको बचाएगी तभी हम फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ कर पाएगी। और ये हमारे लिए अनमोल रत्न है, अनमोल खजाना है ना। वाटर जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अनमोल, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। तो इस लिक्विड ट्रेजर को बचाने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। बचाने के लिए कंजर्व यूज़ किया गया स्टूडेंट, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन्स भी उसको यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पर हमने पैराग्राफ समझा, तो ये अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है, हमें कैपिटल्स लिखनी है अपने पड़ोसी देश की, नेबरिंग कंट्रीज़ की, और साथ में उनकी करेंसीज भी नोट डाउन करनी हैं जो वहाँ पर एज अ मनी की फॉर्म में सर्कुलेट करते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंट्री की बात करें, सबसे पहली कंट्री जो है हमारी अफ़गानिस्तान है, जिसकी कैपिटल काबुल है। काबुल मेन सिटी है उसकी, जहाँ से वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट रन करती है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि कोई भी कंट्री हो उस देश की कैपिटल से ही वहाँ की गवर्नमेंट चलती है, वहाँ की सरकार चलती है। तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल है। नेक्स्ट हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान भी बोला जाता था, जो कि 1972 में एक नया देश बना है बांग्लादेश, और इसकी कैपिटल है ढाका। नेक्स्ट है भूटान, जहाँ पर मोनार्कल गवर्नमेंट चलती है, उसकी कैपिटल है थिम्पू। नेक्स्ट है चाइना कैपिटल, जिसकी चाइना की कैपिटल जो है वो बीजिंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल हमारी नैपिडो है, नैपिडो, जो कि वहाँ पर सिटी है, कैपिटल सिटी।
उसके बाद हम नेपाल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेपाल की जो कैपिटल जो है वो हमारी काठमांडू है। और पाकिस्तान जो कि हमारा पुराना पार्ट था, फ्रीडम से पहले हमारे इंडिया का अहम हिस्सा था, उसकी कैपिटल इस्लामाबाद है। श्रीलंका की हम बात कर लेते हैं, सी बॉर्डर, यानी कि उसका ये ऊपर जो हमने जितने भी कंट्रीज़ पढ़ी इनकी हमारे लैंड बाउंड्रीज़ कनेक्ट होती हैं, लैंड बाउंड्रीज़ हमारी जुड़ती हैं। आगे जो हमारे पढ़ेंगे सी कंट्रीज़ हैं, हमारे समुद्र के रास्ते बॉर्डर हमारे जुड़ते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धने कोटे। श्री जयवर्धने कोटे ये हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उस देश की कंट्री ने ये कैपिटल डिक्लेयर करी है। और कमर्शियल जो कैपिटल जो है, जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए कोलंबो कैपिटल है। तो स्टूडेंट्स 2 कैपिटल हैं इसकी, श्रीलंका की जयवर्धने कोटे और कोलंबो। कोलंबो कमर्शियल पर्पज से है, बट हम गवर्नमेंट की फॉर्म करेंगे जो वहाँ की लेजिस्लेशन ने जो डिक्लेयर करी है, और लेजिस्लेशन ने जो डिक्लेयर करी है वो है हमारी जयवर्धनेपुरे कोटे। श्रीलंका की तीसरी कैपिटल भी है, याद रहे, जो एग्जीक्यूटिव ने कर रखी है, वहाँ की सरकार गवर्नमेंट ने, वो हमारी जाफना है हमारी। तो स्टूडेंट्स ये हम जान लेते हैं। तो जयवर्धनेपुरे कोटे हमारी मेन कैपिटल है। नेक्स्ट है मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल हमारी माले है। टूरिस्ट प्लेस है, ये जा सकते हैं, वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। तो मालदीव्स की कैपिटल हमारी माले हुए। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ करेंसीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में हमारी जो करेंसी जो चलती है वो हमारी अफ़गानी की चलती है, अफ़गानी। सेकंड, बांग्लादेश में टका चलती है, तो बांग्लादेशी टका चलती है। भूटान में जो हमारी करेंसी है वो नेंगुलट्रम है, नेंगुलट्रुम भूटान में चलती है। चाइना में हमारी युआन चलती है, युआन कह लें या फिर येन कह लें, तो जो कि हमारी चाइनीज़ युआन कहती है। म्यांमार जो देश जो है उसमें हमारी बर्मीज कयात चलती है। बर्मी याद आया, बर्मा नाम था इसका पहले, याद हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स में हम बर्मा नाम पढ़ते हैं इसका। तो वहाँ पे कयात चलती है, तो बर्मीज़ कयात म्यांमार में करेंसी रन करती है। नेपाल में रुपी चलती है, याद रहे, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, इन सभी में रुपीस चलती है, बस अलग अलग देश का नाम बदल जाता है। नेपाल में नेपालीस रुपी चलती है, पाकिस्तानी में पाकिस्तान रुपी चलती है, और श्रीलंका में श्रीलंकन रुपी चलती है। मालदीव्स जो कि कैपिटल जिसकी माले है, उसमें मालदीवियन रुपया चलती है। रुपया को रुपया बना दिया इसने, तो बस मालदीवियन रुपया वहाँ की करेंसीज है। स्टूडेंट्स वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बस यही हमारे कुछ कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पर हम अपने 3rd क्वेश्चंस तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिएगा प्रभात शर्मा क्लास के साथ। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।